संबोधि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं चौहान सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार में आई हुई वैकेंसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बिहार में सीजीएल की वैकेंसी आई है 12th लेवल पे। इस विषय में मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करके बताऊंगा कि आपको कैसे इसमें पढ़ना है, कौन सी बुक्स को पढ़नी है और आपका पढ़ने का तरीका क्या होगा जिससे सफलता निश्चित प्राप्त की जा सकती है। पठन पाठन क्रिया में कई विद्यार्थी लगे हुए और सबसे बड़ा जो बात यहाँ पे निकल कर आता है कि वैकेंसी जो होती है एक निश्चित फिक्स होती है और जो विद्यार्थी होते हैं उसके कई गुना होते हैं जो एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम को देते हैं। इस वैकेंसी की जो संख्या है वो टोटल संख्या है 11,098 जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब 11,098 वैकेंसी में जो जॉब मिलने वाला है वो मात्र 11,098 बच्चों को मिलेगा, लेकिन उम्मीद ऐसी की जा रही है कि इसमें 10 लाख से अधिक बच्चे एग्जाम को बैठेंगे और उसमें से 11,098 बच्चों का सिलेक्शन तय है। आप क्या उस 11,098 में अपना जगह बनाने के लिए कंफर्टेबल हैं? आपको लगता है कि आप उसमें जगह बना पाएंगे? देखिए, रिजल्ट किनका होता है? जो विद्यार्थी पूरे लगन से मेहनत से नोटिफिकेशन में दिए हुए सिलेबस को 100% तैयार करके जाते हैं वो रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस को समझेंगे और पढ़ाई का तरीका क्या होगा साथ में हम लेकर चलते हैं। ये हमारी पूरी टीम है, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी टीम हमारी है और हम इसके लिए एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल और दरोगा कॉम्बो। क्योंकि तीनों का जो सिलेबस है लगभग एक समान है और एक समान सिलेबस के लिए अगर बीपीएससी का पीटी जिस बच्चे ने पास कर लिया वो बच्चा निश्चित रूप से यहाँ पे सिलेक्ट हो सकता है। देखिएगा, थोड़ी सी मैं आपको चीजें बता रहा हूं तो सिलेबस पे हम आते हैं। बीपीएससी अभी हाल में 69th पीटी को कंडक्ट कराया और यहां पे देखने को यह मिला कि प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं दिन प्रतिदिन उनका स्टैंडर्ड हाई होते जा रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है इसके प्रश्न का स्टैंडर्ड हाई होगा। तो जो बच्चे पहले से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पीटी की और आसपास पहुंच जा रहे हैं पीटी में, तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे सीजीएल जैसे एग्जाम को पास करने में ज्यादा सक्षम हैं उन बच्चों की तुलना में जो बच्चे सिर्फ सीजीएल की तैयारी में लगे हैं और वो भी बिना मार्गदर्शक के लगे हुए, या कहा जाए कि कुछ ऐसे मार्गदर्शक जो सही से उनका मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे। एग्जाम कैसे निकलेगा? एग्जाम निकालने के लिए सबसे पहले आपको डीपली स्टडी की जरूरत है। ये नहीं कि मार्केट में अभी कई पब्लिकेशन वाले बुक्स को उतार देंगे और आप उस गाइड को उतार देंगे और आप एक बुक खरीद के सोचोगे कि मैं एग्जाम को पास कर जाऊंगा। एक समय था जब ऐसा हुआ करता था, वैकेंसी ज्यादा थी, भीड़ कम था, लेकिन आज वो बात नहीं रह गई। आज भीड़ ज्यादा है, वैकेंसी की संख्या कम है, बेरोजगारी की दर ज्यादा है, प्रश्न के लेवल टफ हो रहे हैं, डिटेल से पूछे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की आवश्यकता है। तो जो बच्चे बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इसमें बाजी मारने का चांस उनका ज्यादा हो जाता है। मेरे मुताबिक मुझे ऐसा फील होता है। थोड़ा सा हम सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस की चीजों को हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो हम इस पे अगर बात करेंगे तो देखिएगा, बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में बात करें
तो यह जो एग्जाम है, एग्जाम दो पैटर्न में होगी। पहला एग्जाम जो है प्रीलिम्स है, स्टेज 1, और दूसरा एग्जाम जो है मेंस का एग्जाम है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि टोटल वैकेंसी की संख्या 11,098 है, और नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है जो सिलेक्शन होगा 1:5 का होगा। यानी यहाँ पे जो बच्चे सिलेक्ट होंगे तो ये बच्चों की संख्या जो होगी 55,490 बच्चे पीटी को पास करेंगे। 55,490 बच्चे। अब सोचिए 10 लाख लगभग बच्चे इसमें अपेयर करने वाले हैं, और पीटी पास करने वाले की संख्या महज 55,490 है। तो यहां पे कट ऑफ की बात मैं करूंगा ही नहीं। जो बच्चे 55,490 दूसरे बच्चों की तुलना में ज्यादा नंबर लाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और यही बच्चे कट ऑफ को निर्धारित करने वाले। एकदम फिक्स है। आपकी तैयारी कैसी हो उस पे हम आज डिटेल से आपको सब चीज को समझा देते हैं। देखिएगा, अगर यहां पे हम बात करें तो एग्जाम जो दो पैटर्न में है, सबसे पहला पैटर्न पे अगर हम बात करें तो यहां पे कुल 3 सब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 पेपर दिखाई दे रहे हैं। पेपर 1 है जिसमें टोटल चीजें दिखाई दे रही है, 3 चीजें। एक हमें दिख रहा है जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान। दूसरा हमें दिख रहा है सामान्य विज्ञान एवं मैथमेटिक्स। फिर कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये तय कर दिया है कि सामान्य विज्ञान से टोटल 50 प्रश्न होंगे, जिस पे प्रत्येक प्रश्न पे बच्चे को 4 नंबर मिलेगा, और 200 मार्क्स का एग्जाम है ये। फिर मैथमेटिक्स और साइंस मिलकर भी 200 नंबर देंगे, 50 क्वेश्चन, और फिर मेंटल एबिलिटी और कॉम्प्रिहेंशन मिलकर देंगे 50, यानी 200 नंबर। यानी जो प्रीलिम्स आप लिखने वाले हैं, पेपर जो देने वाले हैं, उस प्रीलिम्स में टोटल 600 मार्क्स के प्रश्न होंगे। अब ये 600 मार्क्स तय करेंगे, और आपका जो ज्ञान है ये तय करेगा कि आपका सिलेक्शन मेंस के लिए होता है या नहीं होता। तो मेंस से ज्यादा टफ ये है, क्योंकि यहां पे 9.5 लाख से प्लस लोगों को आपको बाहर करना है, और अपना जगह यहां पे आपको बनाना है। और मेंस में 55,000 में से 11,000 लोगों का सिलेक्शन है, तो वहां तो फिर लगभग 11,000 लोग सिलेक्शन हो जा रहे हैं, मतलब 44,000 लोगों को हराना है। तो भैया टफ क्या है, इसके पीटी को पास करना, जिसको हल्के में नहीं लेना है। इसको समझिए, पीटी को कैसे पास कर सकते हैं आप। तो हमने क्या किया है कि जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको हमने डिटेल से यहाँ पे डाल दिया है कि आप समझ सके। देखिएगा, यहाँ पे प्रीलिम्स के सिलेबस में सबसे पहले हम करंट अफेयर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या है। इसमें जो पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में दिया हुआ, सम्मेलन के बारे में। जैसे अभी हाल ही में भारत में G20 सम्मेलन हुआ। तो जब G20 सम्मेलन भारत में हुआ तो ऐसे कई संगठन है दुनिया में जिसके सम्मेलन सालों भर होते रहते हैं। जैसे ब्रिक्स है, आसियान है, सार्क है, ओपेक है, G4 है, G7 है। तो कई संगठन है जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको। और संगठन में क्या पूछेगा? संगठन में सबसे पहले पूछेगा कि वो संगठन बना कब, उसका डेट याद रखना है। उस संगठन में कितने मेंबर हैं, ये आपको उसके साथ करना है। संगठन की मीटिंग इस वर्ष कहां पे हुई, तो ये सारी चीजें आपको देख करके चलना है। संगठन का हेडक्वार्टर क्या है, संगठन का मोटिव क्या, उद्देश्य क्या है, और संगठन का फुल फॉर्म क्या है। जैसे WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसी प्रकार से सभी संगठन के फुल फॉर्म को भी हमें याद करके चलना है, प्लेस को चलना है, सब कुछ करना है। तो मतलब पहला चीज हो गया कि यहां से प्रश्न आपका निश्चिंत है। अब 1 प्रश्न दे, 2 प्रश्न दे, यहां पे तय नहीं की गई है प्रश्नों की संख्या, लेकिन निश्चिंत है कि यहां से एक प्रश्न देगा। सेकेंड टॉपिक जब आते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड के ऊपर है, यानी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। जैसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार, अभी नोबेल पुरस्कार बट रहे हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, खोज की। पुलत्जिक
पुलित्जर पुरस्कार, कई पुरस्कार अवार्ड है। सारे अवार्ड को जो रिसेंट में घटना घटी, जो अवार्ड मिली, उनको आपको याद कर लेना है। कोई भी ऐसी घटना जो दुनिया में पहली बार हुई है, अगर पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान में कोई पहली महिला राष्ट्रपति बन जाए तो उनका नाम याद कर लो, जो कभी नहीं बनी थी। पड़ोसी मुल्क में कोई राज्यपाल बन जाए, पड़ोसी मुल्क में कोई वहां के शीर्ष बैंक का चेयरमैन बन जाए, कोई ऐसी महिला, या कोई ऐसा देश जहां पर पहली बार कोई महिला लड़ाकू विमान को उड़ा दे, तो ऐसे देश को जो भारतीय संदर्भ से जुड़े हुए देश है और भारत के आसपास में, पड़ोस में है, या जिनके साथ भारत की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, ऐसे देशों को लेकर चलना है हमें, और उनमें क्या पहली बार हुआ है उसको हमें याद कर लेना है। इंटरनेशनल लीडरशिप, तो कुछ देशों के लीडरशिप के बारे में हमें जानकारी चाहिए। फ्रांस के बारे में चाहिए, इजराइल के बारे में चाहिए, रशिया के बारे में चाहिए, यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसके लीडरशिप के बारे में चाहिए, अमेरिका के लीडरशिप के बारे में जानकारी चाहिए, पाकिस्तान, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाइना है, बांग्लादेश है, सबके लीडरशिप के बारे में जानकारी चाहिए। तो यह कोई मीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। अगला, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। तो कई संस्था हैं इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स को जारी करते हैं। वर्ल्ड बैंक अपना रिपोर्ट जारी करता है, IMF अपना रिपोर्ट जारी करता है, यूनिसेफ अपना रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड हेरिटेज अपना रिपोर्ट जारी करता है, UNEP अपना रिपोर्ट जारी करता है। तो जो भी रिपोर्ट आ रहे हैं वो रिपोर्ट किस संदर्भ में है, रिपोर्ट का थीम क्या है, ये सारे रिपोर्ट आपको याद कर लेना है। और ऐसे करना है कि मान के चलिए वर्ल्ड बैंक कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, अगर कोई एक रिपोर्ट का नाम दे दे और संस्था पूछ दे तो आप वहां पे टिक कर देना कि इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन सी है। अगला, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट कंपटीशन अवार्ड इंडिया और मध्य प्रदेश। देखिएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में जोड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के अवार्ड के बारे में आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जो भी अवार्ड मिल रहे हैं सारे अवार्ड को आपको याद करना पड़ेगा। और न्यूज रिलेटेड टू द बिहार, बिहार की जितनी भी करंट अफेयर घटनाएं घट रही है किसी भी जिले में, या बिहार में पॉलिटिकली कुछ चेंज हो रहा, बिहार का कोई व्यक्ति कुछ अवार्ड जीत कर ला रहा, बिहार का व्यक्ति कोई कृति कर रहा, कीर्तिमान बना रहा, बिहार में कोई नया आर्ट को लेकर के कोई प्राइज मिल गया, इन सभी चीजों को आपको याद कर लेना है जो न्यूज रिलेटेड प्रोग्राम है। तो ये तो था आपका करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीजें। आगे मैं बात करना चाहूंगा, देखिएगा, नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर बात करेंगे। क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। और यहां पे क्लियर मेंशन है, सब चीजों को क्लियर मेंशन किया गया है। इसमें आपसे क्या पूछने वाला है, तो आपसे पूछेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, UPSC बॉडी के बारे में, ये है कैग, हमारा कैग के बारे में पूछेगा, नीति आयोग के बारे में, ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, वुमन कमीशन के बारे में, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के बारे में, शेड्यूल्ड कास्ट SC और ST कमीशन आयोग के बारे में पूछेगा। साथ ही OBC आयोग के बारे में, इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, विजिलेंस कमीशन के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, फूड कमीशन जो है हमारे देश का, उसके बारे में पूछेगा। तो इन कमीशन के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है। अब मैं बताता हूं यहां पे कैसे इसको करना है। जैसे अभी हमने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का निर्वाचन आयोग, तो ये एक संस्था है। तो हम संस्था में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या याद करेंगे। जैसे भारत में जो संस्थाएं बनी हैं दो तरह से बनती है, या तो संवैधानिक शुरुआत से संस्थाएं हैं और उनके लिए कोई आर्टिकल फिक्स किया गया है, या तो उनके लिए संवैधानिक संशोधन करके कोई ना कोई संशोधन के तहत उसको बनाया गया बाद में। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगर बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं एक आर्टिकल है, आर्टिकल 324 के तहत इसकी रचना की गई थी। और इस संस्था ने जब काम करना शुरू किया तो 25 जनवरी 1950 से इस संस्था की शुरुआत हो चुकी थी भारत में। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इलेक्शन कमीशन की शुरुआत भारत में कब हुई, तो 25 जनवरी 1950 को यह स्टार्ट हो चुकी थी। अब यह संस्था
अगर करेंट सिचुएशन पे हम बात करें तो करेंट सिचुएशन पे हम बात कर सकते हैं और इस संस्था के एक इतिहास पे बात कर सकते हैं, तो दो तरह की बातें निकल कर आएगी सबके साथ। इतिहास में हम बात करते हैं 25 जनवरी 1950 को शुरू हुआ। जब इस संस्था शुरुआत हुई तो इसमें एकल सदस्यीय निकाय था। ये क्या था? एकल सदस्य निकाय था। ये मात्र एक मेंबर हुआ करता था और ये चलता रहा 15 अक्टूबर 1989 से। फिर 16 अक्टूबर को इस संस्था को 3 सदस्यीय बनाया गया। बाद में फिर इसे 1 सदस्यीय बनाया गया। लेकिन जो वर्तमान की बात करें तो यह संस्था 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और साथ में 2 चुनाव आयुक्त इसमें हुआ करते हैं। आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि फिलहाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, या ये पूछ सकता है कि 2 चुनाव आयुक्त के कौन कौन है। अब यहां पे आपको सारी चीजें करंट के साथ आपको याद करनी होगी। संस्था को, आर्टिकल को याद करना होगा, साथ में ये याद करना होगा। और वर्तमान जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति कब से है? तो ये परिस्थिति 1 अक्टूबर 1993 से संस्था 3 सदस्यीय हुई है और वर्तमान में भी संस्था 3 सदस्यीय है, जो पूरे भारत के इलेक्शन को देखता है। लेकिन इस संस्था कौन कौन से इलेक्शन को देखता है? तो इस संस्था के द्वारा राष्ट्रपति का इलेक्शन कराया जाता है, इस संस्था के द्वारा लोकसभा का इलेक्शन कराया जाता है, इस संस्था के द्वारा राज्यसभा का इलेक्शन कराया जाता है, इस संस्था के तहत विधानसभा और विधान परिषद आदि के इलेक्शन कराए जाते हैं। तो ये तय मान के चलिए, इन चीजों को आपको करके चलना है कि कौन कौन से इलेक्शन करा रहा है संस्था। साथ ही जो इनके जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनको नियुक्त कौन करता है? तो नियुक्ति होती है इनकी राष्ट्रपति के द्वारा। और किस उम्र तक ये रह सकते हैं? तो दोनों के लिए उम्र अलग अलग है। मान के चलिए हम देखेंगे कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो 6 वर्ष तक अपने कार्यकाल में रह सकता है, या तो 65 वर्ष के मैक्सिमम उम्र तक रह सकता है। जो पहले पूरा हो जाए उसमें वो हट जाएगा। बाकी 2 जो आयुक्त हैं उनके लिए भी तय है 6 वर्ष, या इनके लिए 62 वर्ष की उम्र में ये रिटायर कर जाते हैं। या तो इन सभी चीजों को इस प्रकार से पढ़ना है और देखना है। देखिए मैं एक चीज बता देता हूं, और ये चीज सभी पे लागू होगा। जितने भी संस्थाएं पढ़ो, जो भी करोगे, इसमें जो भी संस्थाओं को आप देखोगे, ये सारी चीजें सब पे लागू होगा। मैंने जो बताया उसी तरीके से आप इलेक्शन कमीशन को आपने पढ़ लिया, इसी तरीके से स्टेट कमीशन को पढ़े, यूपीएससी के बारे में पढ़े, 315 आर्टिकल से है। आप स्टेट कमीशन के बारे में पढ़े, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, स्टेट कमीशन कौन सा चुनाव को संपन्न कराता है, इसका कार्य क्या है, रोल क्या है, कौन लोग वहां पे बैठे हुए हैं, और खासकर यहाँ पे बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर को और कौन कौन उसमें बैठे हुए हैं, ये आपको तय कर लेना, देख लेना बढ़िया से। इसी प्रकार से सारे संस्थाओं को हम देखेंगे और हम अपना काम करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। एक टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। तो इसने प्रीलिम्स में भारत के इतिहास से भी प्रश्न पूछे हैं। तो देखिएगा, बड़ा सिंपल है। मेजर फीचर्स, क्या मेजर फीचर है भारतीय इतिहास के, वहां से प्रश्न होंगे। इवेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी उनका प्रशासन क्या क्या था, ये सारे प्रशासन पूछेगा। सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया। देखिए एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया का सोशल यानी सामाजिक और आर्थिक के बारे में आपसे पूछने जा रहा है यहां से प्रश्न। तो अगर हम एंशिएंट इंडिया में जाते हैं तो वहां पे हड़प्पा काल मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता में समाज किस प्रकार था? पितृसत्तात्मक समाज थी, वर्ण व्यवस्था का समाज था, कुछ खास शब्द बने हुए हैं। साथ ही उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी, व्यापार में क्या करते थे, व्यापार कहाँ से होता था, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। इन सारी व्यवस्थाओं को हमें पढ़कर जाना है। मिडाइवल में हम आएंगे तो साथ ही, अगर एंशिएंट में आगे बढ़ते हैं,
ऋग्वेद काल को, सभ्यता को हम देख लेते हैं, समाज और अर्थव्यवस्था को। साथ ही हम मगध साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को देख लेंगे। इस प्रकार से चीजों को आपको करना है। और आगे बढ़ते हैं मिडाइवल में। तो मिडाइवल में आप देखिए दिल्ली सल्तनत के समय उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 50% तक टैक्स लगा दिया था। तो बातों को समझे, उनके आर्थिक और सामाजिक पहलू को देखें, किस प्रकार चीजें चल रही थी। यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, बड़ा आसान टॉपिक है। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी, ये सुधार आंदोलन है, ये रिफॉर्म्स है, ये जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुई। इसमें क्या हुआ, राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में रिफॉर्म्स किए, विवेकानंद ने रिफॉर्म्स किए, दयानंद सरस्वती ने रिफॉर्म्स किए। तो जितने भी रिफॉर्म्स यहाँ पे हुए हैं, उन रिफॉर्म्स को डिटेल से पढ़ना है। उन रिफॉर्म्स के अंदर में कौन कौन सी टेक्स्ट लिखी गई, कौन कौन से बुक्स लिखे गए, उनकी धारणा क्या क्या थी, उन सब पे हम बात करेंगे। हम इसमें बहुत सारे आत्माराम पांडुरंग के बारे में बात करेंगे, ज्योतिबा फुले के बारे में बात करेंगे, उन सब के जीवन को और उनके द्वारा बनाए गए संस्थाओं को और उन्हें किस पे विशेष बल दिया उसको देखना। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को विशेष रूप से अवॉइड किया और उनके प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा निषेध कानून लागू कर दिया। इस प्रकार समाज सुधार की चीजें जो हुई वहां पे से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम, भारत का आजादी के लिए जो संघर्ष था, इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और बीपीएससी का एक खास फेवरेट एरिया भी रहा है। इसमें आपको प्रिपरेशन करना है 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक आपको देखना। 57 के क्रांति के सारे कॉजेज को आपको याद रखना है, सारे मेजर पीपल को याद रखना है, सारे मेजर प्लेस को याद रखना है। 1857 क्रांति के बारे में किस व्यक्ति की क्या राय थी वो याद रखना है, मंगल पांडे के रोल को याद रखना है। सब चीज को आपको पढ़ करके कंप्लीट करना है। और 1857 की क्रांति का क्या इंपैक्ट पड़ा, उसके चलते कौन से कानून आए, इन सबको आपको स्टडी करना है। उसके बाद हम चले जाएंगे 1885 कांग्रेस की स्थापना। एक बड़ा ऐतिहासिक रोल रहा कांग्रेस का भारत की आजादी में। इस पर चर्चा करना है कि कांग्रेस कब बना, कैसे बना, कितने लोग थे, कांग्रेस के मेजर जो इवेंट्स है कंटिन्यू कहां पे हुए, सबसे ज्यादा दिनों तक कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया, महात्मा गांधी ने किस जगह पे अध्यक्षता की, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में हरिपुरा और जो त्रिपुरी अधिवेशन है उसका क्या रोल रहा, क्यों सुभाष चंद्र बोस वहां से हटे। तो सारे चीजों को हम बात करेंगे। कांग्रेस कब टूटी, कांग्रेस कब फिर से जुटी, तो सारे चीज यहाँ पे आपको बात करने हैं डिटेल से। फिर 1905 बंगाल विभाजन, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1914, 1915, 1916, 1917 महात्मा गांधी चंपारण, वहां से पूरा महात्मा गांधी 47 तक महात्मा गांधी के हर एक्टिविटी को देखना। इस प्रकार से इस टॉपिक को अगर करेंगे तो यहां से प्रश्नों की संख्या ज्यादा होने के चांसेस होती है। साथ ही हिस्ट्री ऑफ बिहार। अब बिहार का इतिहास क्या है, तो जो इंडियन एंशिएंट है, प्राचीन भारत है, लगभग बिहार का इतिहास वही है। तो इंडियन हिस्ट्री को आप पढ़ लिए, मगध साम्राज्य को पढ़ लिए, तो बिहार का इतिहास आपका वहां पे कंप्लीट हो जाता है। साथ ही हमें क्या करना है, बिहार में मिडाइवल फेज में क्या हुआ, डायनेस्टी जो थे उसमें क्या हुआ, उनको देख लेना है। और बिहार में फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हुआ, जैसे 57 की क्रांति में, तो बिहार से जो व्यक्ति आरा के जगदीशपुर से लड़े, बाबू वीर कुंवर सिंह, उनकी भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनके बारे में पढ़ना, उनके भाई अमर सिंह के बारे में पढ़ना। उसी प्रकार 1905 में बिहार में क्या हुआ, 1906 से 47 तक खासकर असहयोग आंदोलन, खासकर सविनय अवज्ञा आंदोलन, खासकर भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब मूवमेंट में बिहार के कौन से लोग थे, किस जगह से क्या हुआ, इन सभी पे हम क्या करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। आगे आपको इसको कर लेना है। और बिहार का जो लिटरेचर है, बिहार का जो फेस्टिवल है, बिहार का जो म्यूजिक है, आर्ट है, कल्चर है, जो ट्राइब्स है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी चलेगी। अब प्रीलिम्स सिलेबस फॉर जनरल साइंस। जनरल साइंस के सिलेबस को बड़े शानदार तरीके से इसने डिफाइन कर दिया है। आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, जो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत है, उस से प्रश्न पूछेंगे।
जो भी इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है या देयर अचीवमेंट्स सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी साइंस टेक के कुछ पोर्शन को डाला गया है जहां से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी जैसे चंद्रयान गया तो चंद्रयान 3 से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या अभी आदित्य हमारा लॉन्च हुआ। इस प्रकार जो भी लॉन्चेज हो रहे हैं यहाँ से सैटेलाइट से, स्पेस से, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, अब इन्वायरमेंट पर्यावरण और जो जैव विविधता है उसको आप पढ़ लीजिए, और खासकर यहां से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। ह्यूमन बॉडी, एक इंसान की बॉडी, मानव शरीर के बारे में पढ़ना है, टोटल चीज मानव शरीर के बारे में पढ़ के जाइए। सेल्स पढ़ लीजिए, सारी चीजों को पढ़ लीजिए, टिश्यू पढ़ लीजिए, उत्तक पढ़ लीजिए, ऑर्गन सिस्टम पढ़ लीजिए, टोटल आप पढ़ के जाइए यहाँ से। इकोलॉजिकल सिस्टम, न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रिएंट, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ पॉलिसी, प्रोग्राम्स, पॉल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ लेना है और इसको करके आपको जाना है। आप देखिएगा यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस है, तो मैथ्स के सिलेबस में कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, परसेंटेज है, टाइम वर्क है, एरिया है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम डिस्टेंस है, एचसीएफ एलसीएम है, प्रॉब्लम और एज प्रॉब्लम संबंधी समस्याएं हैं, बार है, ग्राफ्स है, पिक्टोरियल ग्राफ्स है, पाई चार्ट है। ये 11 टॉपिक है, 11 टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने ये दिखाया था आपको साइंस और ये दोनों कितने नंबर के दे रहे हैं, ये दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन देंगे। यहां से आपके कितने क्वेश्चन हो गए थे, ऊपर में 50 क्वेश्चन हो गए थे लगभग। इस प्रकार से चीजें आपकी चल रही है। तो सब मिलाकर के हमने देखा, जीएस स्टडी से हमने देखा कि 50 क्वेश्चन थे। इस प्रकार से तीनों सेक्शन हमारा रेडी हो जाएगा तो टोटल हमें 150 क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। विश्वास मानिए, एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा गाइडेंस आपको जब तैयारी करवाएगी इसकी, तो आपको एग्जाम निकालने में कोई समस्या नहीं होने वाली। चलिए आगे देखिएगा। अब मेंस के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि मेंस में क्या। तो मेंस में इन्होंने 2 पेपर को रखा है, एक को बोलते हैं पेपर 1 और दूसरे को बोलते हैं पेपर 2। तो पेपर 1 जो है हिंदी लैंग्वेज है, 100 क्वेश्चन है जिसमें 400 मार्क्स दे रहा है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सारे पेपर्स के लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट है। जो प्रीलिम्स है उसके लिए भी 2 घंटा 15 मिनट था। मेंस के 2 पेपर है, दोनों के लिए 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इतना में आपको टाइम में सॉल्व करना है। यहां देखिए पेपर 2। पेपर 2 में फिर से जनरल स्टडीज जो हमने पेपर 1 में पढ़ा, यानी पीटी वाले पेपर में पढ़ा, जनरल स्टडीज ही आ गया। फिर से जनरल साइंस और मैथ फिर से दोबारा मिल रहा हमें। तो पहले तो हमने तैयारी कर ही लिया था, उस तैयारी को और गाढ़ा करके जाना है, क्योंकि 11,098 सिलेक्शन में जो 55,000 बच्चे पीटी पास करके आए हैं, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है लोगों में। वही बच्चे पीटी पास करके आएंगे जिसके अंदर पोटेंशियल था। अब आपका कंपटीशन हो रहा है पढ़े लिखे तेज तरार बच्चों से। तो आपको अपने एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को गहराई में ले जाना होगा, तब जाकर के आप एग्जाम को पास कर पाएंगे। और रीजनिंग एंड एबिलिटी है 50 क्वेश्चन, मतलब 600 मार्क्स के यहाँ पे प्रश्न है। अब हिंदी के कुछ चैप्टर दिए हुए, समास पढ़ना, संधि, अलंकार, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, विलोम, पर्यायवाची शब्द, मुहारे, लोकोक्तियां, कारक, लिंग, वचन, वाक्य संशोधन आदि। बहुत कम टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, ज्यादा समस्या नहीं होगी, आराम से ये चीजें हो जाएगी। मेन सिलेबस में हम जनरल अवेयरनेस में आते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब इतिहास साफ लिखा हुआ, तो एंशिएंट भी पढ़ना, मिडाइवल भी पढ़ना और मॉडर्न भी पढ़ना। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कौन सा टॉपिक पढ़ना, तो भैया अब यहाँ से आप तैयार हो जाइए, पूरा डिटेल के साथ आपको यहाँ पे जाना है। एंशिएंट के सारे टॉपिक्स, मिडाइवल के सारे टॉपिक और मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक को आपको करके जाना है। और इंडियन ज्योग्राफी में खास तौर पर इंडिया का भूगोल में, इंडिया का मैप, इंडिया के पड़ोसी देश, इंडिया का खनिज, इंडिया की कृषि, इंडिया के पहाड़, इंडिया की नदी, मतलब जो भी ज्योग्राफिकल चीज है इंडिया के, जो भी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर में इंडिया में जो उत्पादन हो रहा, उन सभी चीजों को आपको करके अच्छे से जाना है। तब यहाँ से प्रश्न बनेंगे। पहाड़ियां, साउथ इंडिया की नदियां, साउथ इंडिया की पहाड़ियां, सारी चीजों को, हिमालय का सेक्शन, उत्तर भारत का मैदान, हर चीज आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। चीजें आपको काफी मदद करेगी। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है। अभी तक हमें पॉलिटिकल साइंस पीटी में नहीं मिला था। पीटी में सिर्फ कुछ बॉडी मिली थी जिनको बारे में आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना, संविधान के बारे में पढ़ना, प्रस्तावना पढ़ना, यहाँ पे प्रीमेम्बल पढ़ना, यहाँ पे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 को पढ़ना है। सबको तैयार करके जाना है। यहाँ पे पंचायत को पढ़कर जाना है, लोकल गवर्नेंस को पढ़ के जाना है। तो तैयार रहिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की जो
प्रकृति होगी, अगर आपने ढंग से पढ़ा तो ये प्रश्न आसानी से बनेंगे। जो भी अवार्ड और ऑनर्स मिल रहे हैं, पहले आपने पीटी के लिए तैयार किया था, फिर से आपको तैयार करना है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट आपने पीटी में तैयार किया, 1857 क्रांति से लेकर 1947 तक जो भी घटनाएं हुई, फिर से यहाँ पे आपको करना है। इंपोर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, महात्मा गांधी ने कौन सा बुक लिखा, नेहरू ने कौन सा बुक लिखा, सारे बुक्स के ऑथर को आपको पढ़ के जाना है, पहले के भी, और करंट में कोई बुक्स बढ़िया आ रहा है उनके ऑथर को भी आपको पढ़ के जाना है। इकोनॉमिक अफेयर्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट, 5 years प्लान एंड स्पोर्ट्स। देखिएगा इकोनॉमिक्स के भी कुछ चैप्टर को डाल दिया गया है, इसको कैसे पढ़ना है। मान के लिए 5 years प्लान, तो 5 years प्लान को अगर पढ़ेंगे तो भारत में टोटल कितने 5 years प्लान आए हैं, तो भारत में टोटल 12 5 years प्लान आ चुके हैं, यानी इसको हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। तो आपको 1 से लेकर 12 तक को रेडी करना है। और पहला पंचवर्षीय योजना कब आया, तो 1951 में आया, और कब तक रहा, तो 1956 में रहा। अब इस पंचवर्षीय योजना में के महत्वपूर्ण फीचर क्या क्या थे, ये पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे डिपेंड करता था, साथ ही पंचवर्षीय योजना का जीडीपी रेट क्या रखा गया था, वृद्धि दर क्या रखा गया था, क्या पंचवर्षीय योजना अपने में सफल रहा, इसमें कितना फंड रिलीज किया गया, इसका उद्देश्य क्या रहा, साथ ही इस पंचवर्षीय योजना में किस पे विशेष फोकस किया गया, तो कृषि पे विशेष फोकस किया गया, मैक्सिमम पैसे कृषि पे परसेंटेज खर्च किए गए। तो सारे मॉडल, सारे चीज, फिर अगला आया 56 से 61, फिर 61 से 66, लेकिन ये 3 पंचवर्षीय योजना के बाद फिर से एक आ गया अवकाश योजना, क्योंकि भारत में फंड नहीं थे योजना को चलाने का। इसके पीछे की कहानी को समझना होगा, उद्देश्य को समझना होगा, यहाँ पे रटना नहीं होगा, क्यों लाना होगा, वाई, क्यों ऐसा हुआ, 1951 में पंचवर्षीय योजना आने का कारण क्या था, देश के विकास में इसने किस प्रकार से भूमिका निभाई, अवकाश योजना क्यों आया, फिर से पंचवर्षीय योजना दोबारा चालू हुई, मोरारजी देसाई की सरकार ने क्यों इस पे रोक लगाई, फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने फिर से आकर शुरू किया, और जो हमारी वर्तमान गवर्नमेंट है पंचवर्षीय योजना को बंद करके समाप्त कर दिया, और उसने उसके जगह पे 3 वर्षीय, 7 वर्षीय विभिन्न तरह के योजनाओं को लागू किया। ये सारी चीजें, लेकिन आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल से पढ़ना है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, ये सारी चीजें हो गई। इंपोर्टेंट हेडक्वार्टर एंड इंफॉर्मेशन, इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, भारतीय कृषि और उसके नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब बायोलॉजी में देख लीजिएगा कि कई टॉपिक है, प्लांट है, एनिमल किंगडम है, जो पीटी के टाइम में नहीं था। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन चैप्टर है, एवोल्यूशन है, लाइफ प्रोसेस है, सेल है, फिजिक्स में मोशन है, ह्यूमन आई है, साउंड है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये सारे चैप्टर यहाँ पे पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेसेस, साल्ट्स, कंपाउंड, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैटर एंड पीरियोडिक टेबल्स पढ़ना है। इंपोर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट द्वारा जो भी इंपोर्टेंट खोज हुई है यहाँ पे पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ साइंस यहाँ पे पढ़ना है। और फिर मेंस में कुछ चैप्टर हैं जो पिछले बार भी चैप्टर थे, वही चैप्टर लगभग यहाँ पे भी सेम दिख रहे हैं। जो मैथ आपने पीटी के लिए तैयार किया, उसी मैथ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है और कोशिश करना है कि और भी कम टाइम में आपसे मैथ के क्वेश्चन बने। मेन सिलेबस फॉर रीजनिंग, रीजनिंग के सारे चैप्टर को लिख दिया गया है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये सिलेबस को बनाया गया। तो विद्यार्थियों से मैं अपील करता हूं कि जो मार्केट में आप जाकर छोटे मोटे जो गाइड से पढ़ाई करते हैं मत पढ़ो। बीपीएससी लेवल की पीटी की पढ़ाई करो, मेंस मत पढ़ो। आपको एग्जाम निकालना है, बीपीएससी लेवल की पीटी को पढ़ो। मैं गारंटी देता हूं कि रिजल्ट आपका होगा। इसलिए होगा क्योंकि आपका जो ज्ञान है और बाकी लोगों का जो ज्ञान है उसमें एक अंतर आ जाता है। आपका जो लेवल है काफी ऊपर जाएगा और दूसरों का लेवल आपके तुलना में कम रहेगा। इसमें एग्जाम में भी आप देखिएगा वही बच्चों का सिलेक्शन होगा जिन्होंने बीपीएससी के पीटी को, मतलब बीपीएससी का जो पीटी जो प्रश्न पूछ रहा है जिस प्रकार से उन्होंने सॉल्व किया था, वो बहुत ज्यादा चांसेज है कि यहाँ पे वो कार्य को कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको कैसे पढ़ना है,
कौन से बुक को पढ़ना है और इसमें कैसे चीजों को याद रखना है, इस पे मैं आपको एक वीडियो दूंगा। अगर आपको पढ़ना है और अगला वीडियो हमारा चाहिए कि आपको नोटिफिकेशन भी चला जाए, तो आप एक काम करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। हम आगे भी आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और आगे भी कई मुद्दों पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।